नमस्कार सभी दर्शकों का खेती किसानी की डिजिटल पाठशाला में स्वागत है। और आज हमारे साथ अजोला की खेती में ग्रोइंग बेड इनोवेटर जुड़े हैं जिनका नाम है गजानंद अग्रवाल। और गजानंद अग्रवाल जी के बारे में बता दूं मैं कि ये राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने ये तकनीक ही विकसित की है, तो इसके जो पेटेंट है वो इन्हीं के पास है। इस तकनीक के बारे में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि ये तकनीक है क्या। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक तरीके का बेड है जिसमें अजूला की खेती होती है। तो चलिए अब इस बातचीत को शुरू करते हैं और सबसे पहले गजानंद जी से जानते हैं कि उन्होंने ये इस तकनीक के बारे में कैसे सोचा और उसको फिर पूरा अमल भी करा। तो गजानंद जी, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। तो पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे आपने ये तकनीक के बारे में सोचा और इसको फिर अमल किया। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजानंद अग्रवाल। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अर्पित जी ने जो ये डिजिटल फॉर्म लॉन्च किया है, ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर कि अजोला के बारे में। अजोला की जो हमारी शुरुआत है, वो बेहद ही एक आश्चर्यचकित शुरुआत है, क्योंकि हम लोगों ने जब इस पे काम प्रारंभ किया तो हमें बहुत सारे ट्रबल्स आई, बहुत सारी परेशानियां आई। और धीरे धीरे जैसे जैसे परेशानियां हमारे सामने आती रही, वैसे वैसे हमने उसका हल निकाला। और हल निकालते हुए ये जो आप एक बना हुआ यूनिट देख रहे हैं जिसमें अजोला को ग्रोइंग करते हैं, ये यूनिट का मॉडल तैयार हो पाया। छोटी छोटी समस्याओं का जैसे हम लोगों ने निजात किया या उन तकलीफों को दूर किया, वैसे वैसे इस यूनिट में सुधार होता चला गया। और आज इस तरह की यूनिट हम लोगों ने तैयार कर ली जिसको हम लोग पैन इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी 15 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हैं, किसान के फार्म पे, किसान के खेत पर। और इस मॉडल से फार्मर बहुत इजी गोइंग तरीके से अजोला का कल्टीवेशन कर सकते हैं और अपनी खेती और पशुपालन में इसको शामिल कर सकते हैं। जी गजानन जी, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका ये खेती में इंटरेस्ट कैसे हुआ और आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ खेती में। सर ये बात है करीब 2005 की। तो जब हम लोग खेती के लिए जब मतलब किसानों से मिलते थे, जब किसानों के पास जाते थे, समझते थे, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है पूरे भारत का, वो करीब करीब हमारी 70% पूरी जनसंख्या है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पे निर्भर है। ये हम लोगों ने 5th क्लास से पढ़ा है। तो हमें लगा, या मुझे लगा, और जो मेरे दोस्त थे, मेरे कलीग थे, वो लोगों ने भी हेल्प की इसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि खेती एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर रोज प्रतिदिन हम लोग अनुसंधान कर सकते हैं। और अनुसंधान करके उस खेती की टेक्नोलॉजी को हम लोग मॉडर्न टेक्निक में तब्दील कर सकते हैं, ताकि किसानों की जो जिंदगी है उसको आसान बनाया जा सके। और उस आसान बनाने को लेके हम लोगों ने जो प्रयास किए 2005 में, तो हमारी जो शुरुआत है वो वर्मी कंपोस्टिंग से शुरुआत है। हम लोगों ने केचुआ खाद से हमारे जीवन में शुरुआत करी, वर्मी कंपोस्टिंग को लेके। और आज धीरे धीरे हम लोग बहुत तरह के उत्पाद पे काम कर रहे हैं खेती किसानी के अंदर, जैसे अजोला ग्रोइंग बेड हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग की टेक्नोलॉजी हो गई। इसके अलावा हम लोग बात करें तो वेजिटेबल ग्रोइंग बेड्स हो गई। इन सभी तरह की चीजों पे हम लोगों ने नया नया अनुसंधान किया और इस तकनीकी को नवीनीकरण की तरफ ले जाके हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। ये हमारी शुरुआत 2005 की है। नवंबर 2005 से हम लोगों ने इस काम को प्रारंभ किया था, जो एक तरीके से हमारी पहचान बोले, या हम लोगों को एक जो आधार मिला खेती को लेके, वो हमें बहुत अच्छा आधार मिला। और बहुत सारे लोग जो देश के किसान हैं, उन लोगों ने हमारी तकनीक को अपनाया और इस तकनीक को अभी वो अपने खेत पर कर भी रहे हैं। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आप जैसे हम अलग अलग खेती किसानी पे वीडियोस लाते रहे हैं जिसमें हम किसानों से जो नई नई तकनीक हुई या फिर खेती में नए नए जो मॉडल्स हैं उनके बारे में बात की है हमने। या फिर हम जैविक खेती जो अब बहुत बड़ा भारत में एक प्रमुख खेती की विधि बन चुकी है उसके बारे में हमने पूरी बात की है। तो उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक और फॉलो कर सकते हैं और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे जो भी हम नई वीडियोस लेके आएंगे वो आपके पास सबसे पहले अपडेट होगी। इसके अलावा दूसरी एक चीज है कि आप नीचे देख रहे होंगे, फ्लैश हो रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे, तो आप उस पे हमें कॉल करके या फिर kisanofIndia.mail@gmail.com पे भी
भेज सकते हैं अपने इन विषयों से जुड़ी जानकारी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आपकी कोई उसकी विषय के ऊपर कोई सवाल है जो हम गजानन जी या कोई और कृषि एक्सपर्ट है जिनसे हम पूछ सकते हैं, वो आप भेज सकते हैं। और अभी हमारे जो लाइव चैट है उसमें भी आप कोई सवाल भेज सकते हैं जो हम गजानन जी से अभी तुरंत पूछ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गजानन जी। दूसरे में इसमें पूछ रहा था कि जैसे अजोला खेती में आपने एक ग्रोइंग बेड तकनीक बनाई, तो इससे पहले क्या समस्या आती थी जो आपको ये बेड बनाने से वो समस्या सुलझी है? सर एक मुख्य रूप से इसकी जो परेशानी है वो ये बेसिकली स्टार्टिंग में ये नेचुरल पॉन्ड्स में किया जाता था। और इसका जो हम्म। कॉन्सेप्ट है 2012 से पहले अजोला को लगभग पूरे भारत में कोई नहीं जानता था। कुछ एक क्षेत्र था, जैसे साउथ का जो बेल्ट है वहां पे कुछ एक फार्मर जो साउथ में कर्नाटक या तमिलनाडु से संबंधित किसान है, उन लोगों को थोड़ा बहुत अजोला के बारे में पता था। यदि हम लोगों ने इसको पैन इंडिया जो लोगों तक पहुंचाया है वो इस इजी गोइंग टेक्नोलॉजी को लोगों तक मैसेज के द्वारा हम लोगों ने पहुंचाया है। इसकी खास बात यह है, एक तो इसके अंदर पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे पानी की जो अनुपातिक मात्रा है वो बहुत कम लगती है। दूसरी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेक्निक के अंदर हमारी लागत और खर्चा भी कम आता है, क्योंकि इसको हम लोगों को कोई गड्ढा या पिट तैयार नहीं करना पड़ता। इसको हम लोग जमीन के ऊपर, समतल जमीन के ऊपर 15 मिनट के अंदर स्थापित कर सकते हैं इस यूनिट को। तीसरी मुख्य चीजें, जो नेचुरल पॉन्ड हुआ करते थे उन नेचुरल पॉन्ड्स के अंदर पानी को बदला नहीं जा सकता था। मतलब जो पॉन्ड में पानी एक बार भर गया वो पानी हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन इस तकनीकी के अंदर हम लोगों ने एक छोटा स्मॉल टैप लगाया है। उस टैप से हम लोग चाहें तो जो बचा हुआ पानी है उसको हम लोग समय के अनुसार बदल भी सकते हैं, जिससे अजोला की जो ग्रोथ है वो प्रभावित नहीं होती और अजोला का उत्पादन लगातार बना रहता है। चौथी जो सबसे मुख्य चीज है वो ये है कि कोई भी फार्मर अपने लिमिट एरिया में, घर पे या बाहर या खेत पर या अपने जो कहें जहाँ पे पशुपालन को करता है, वहां पे इस यूनिट को धूप के अंदर आसानी से लगा सकता है। और जो तीक्ष्ण धूप होती है उससे भी किसान इसको बचा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने शेड का प्रोविजन कर दिया है। और वो जो शेड का प्रोविजन है वो बड़ा अल्टीमेट प्रोविजन है, क्योंकि उसके अंदर जो शेड नेट लगाई हुई है वो दोनों तरफ मूव करती है, लेफ्ट में भी मूव करती है और राइट में भी मूव करती है। ये इसकी बहुत खास बात है, इसीलिए इस तकनीकी को ज्यादा फार्मर्स अपना रहे हैं। और इसका स्थापन भी बहुत कम समय में होता है, लागत भी कम आती है, इसलिए किसानों के बीच में ये तकनीकी बड़ी लोकप्रिय हो रही है। जी। एक मैं आपको दूसरी चीज इसमें देख रहा था कि आपने ये जो इसको ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना भी कहते हैं, तो इसमें आप दर्शक भी पढ़ पा रहे होंगे कि आपने इसके जो फायदे के बारे में लिखा हुआ है कि 1 से 2 फुट में वृद्धि होती है और दूध उत्पादन में 15% की जो प्रतिशत है इसकी वृद्धि है, और पशुओं को समय पर गर्भधारण हो पाता है। हरे चारे की वर्ष भर उपलब्धता, पशुओं में अधिक समय दुग्ध उत्पादन। तो ये जो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो फायदे है वो है पशुपालकों के लिए। तो ये, तो इसमें कौन कौन से पशु शामिल हैं जो ये हरा चारे को यूज कर सकते हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न है और ये रोचक का विषय है। जो आपने बात डिस्क्राइब करी उसको मैं एक एक चीज को क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसको ग्रीन गोल्ड क्यों बोलते हैं। ग्रीन गोल्ड इसलिए बोलते हैं कि वर्ष भर किसानों के पास में जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनमें बहुत सारे किसान भाई पशुपालक भी हैं। यानी किसानी और पशुपालन दोनों एक दूसरे का पूरक है। और बहुत सारे किसान शहरों के नजदीक पशुपालन करते हैं, ताकि उनका जो दूध का उत्पादन होता है उसको आसानी से अच्छी कीमत में शहरों में बेचा जा सके। अब शहरों के पास में नजदीक में पशुपालन करने के कारण उनके पास जो एरिया की लिमिटेशन होती है जहाँ पे वो पशुपालन करते हैं, तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं एरिया की। और एरिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वर्ष भर उनके पास में हरे चारे का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। और उस हरे चारे का विकल्प यदि हम लोग अजोला के रूप में पूरा करें, तो हम लोग इसको ग्रीन गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ष भर एकमात्र यही एक ऐसा पशुआर है या ग्रीन चारा है या हरा चारा है जो किसानों के लिए वर्ष भर उपलब्ध रहता है। दूसरी खास बात, इसके अंदर लगने वाला जो पानी होता है, यानी 1 किलो अजोला के उत्पादन के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है वो पूरे ब्रह्मांड में जितने तरह के हम लोग हरे चारे देखते हैं उनमें सबसे पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो बहुत कम वाष्पीकरण होता है। और पानी के ऊपर के जो
अजोला है, ये फ्री फ्लोटिंग होके यानी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ पौधा रहता है, जैसे जलकुंभी होता है ना, सिंघाड़ा, उस तरीके से। इस चीज इसके अंदर जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन का परसेंटेज बहुत अल्टीमेट होता है, 25 से 30% प्रोटीन होता है हरे चारे के रूप में। अब किसी भी तरह की अभी हम लोग हरे चारे देखेंगे, उनमें इतना प्रोटीन अवेलेबल नहीं होता। तो पशुओं के लिए तो एकदम बिल्कुल वरदान जैसा है, क्योंकि पशुओं को यदि हम लोग इसकी फीडिंग करवाएंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी तरह के प्रोडक्टिव एनिमल्स हैं, जिसमें गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो, कि यदि आप बात करें कि जो कोविड का पीरियड हमारा गया है, बिफोर लास्ट 3 कोविड हमारी तरफ से निकले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन कोविड में मुर्गी पालन के अंदर ये एक वरदान साबित हुआ है। क्योंकि जो मुर्गी पालन के जो किसान हैं, जो पशुपालन करते हैं मुर्गी पालन के रूप में, वो उन किसानों के सामने फीड की लेके बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हुई थी। और यदि अजोला को फीडिंग के रूप में इस्तेमाल जिन्होंने किया है, तो उनको दोहरा लाभ हुआ है। एक लाभ तो ये हुआ है कि उनकी फीडिंग की जो कॉस्ट है, उसकी बचत हुई है। और दूसरा लाभ ये हुआ है कि जो उनका बॉयलर या कॉयलर दोनों की बात हम लोग करें मुर्गी पालन में, उसका जो उत्पादन है वो भी उनका बढ़ा है, और उनको एक मार्केट में अच्छी वैल्यू भी मिली है, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है अजोला। और उसकी फीडिंग यदि हम लोग करवाएंगे, तो डेफिनेटली उसका जो बेनिफिट आ रहा है, वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट आ रहा है। जी, तो आपने अभी इसमें एक ज़िक्र किया था कि कोविड में जो है किसानों को इससे फ़ायदा हुआ है और मेनली देखा जाए तो पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। तो कोविड के टाइम में आपका अगर देखा जाए तो ये जो बिज़नेस मॉडल था, तो इस पे कैसा असर पड़ा? सर, हमें तो रेगुलर रेस्पॉन्स है इस प्रोजेक्ट को लेके। बेसिकली हमारे पास में आप कल्पना नहीं करेंगे, पूरे इंडिया, पैन इंडिया की यदि आप बात करें, तो हमारे पर्टिकुलर अजोला सीड और अजोला बेड को लेके, अजोला ग्रोइंग बेड है, उसको लेके पूरे पैन इंडिया से हमारे पास में डिमांड क्रिएट होती है। आज भी आपको मैं बात बताऊं, आपसे जो मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ ना, उसमें मैंने डू नॉट डिस्टर्ब लगा के और फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यदि इस दरमियान जी। यदि मेरी चल रही होती, तो कम से कम 15 से 20 कॉल आ चुकी होती है अभी तक। लोगों की जी, तो जिज्ञासाएं सब्जेक्ट को लेके बहुत ज्यादा हैं। और मैं आपको बताऊं, ये पशुपालन और एग्रीकल्चर दोनों के लिए अल्टीमेट प्रोडक्ट है और पूरक है। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, जैसे आप मेरे से प्रश्न करेंगे, जैसे मैं उसका आपको जवाब के रूप में बताऊंगा। जी, तो ये जो आपने इसको हमने अभी तक इसमें ये देखा गया कि नंबर्स में फायदा हुआ है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो कितना अंतर दिखता है हमें सामान्य तौर पर और अजोला की खेती में ग्रोइंग बेड के तौर पर कि कितना नंबर्स में अंतर है मुनाफे पे देखा जाए और उससे हम लागत को कंपेयर करें किसान की तो। देखिए, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यदि हम लोग एक गाय या एक भैंस पे बात करें, ज्यादातर जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, उनके पास में पशुपालन के तौर पे गाय या भैंस रखते हैं वो। गाय और भैंस से उनका जो मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उनका दूध। अब दूध का जो उत्पादन है, वो दूध का उत्पादन, मान लीजिए कोई गाय या भैंस, उनका प्रतिदिन का दूध का उत्पादन है 8 से 10 लीटर। यदि 8 लीटर की प्रतिदिन दूध का उत्पादन है, और अधूरा फीडिंग यदि हम लोग रेगुलर करवा रहे हैं, जिसकी मात्रा 1 किलो प्रतिदिन की है, तो मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ, एक तो उसकी जो पेट है, उस पेट में बढ़ोतरी होगी, करीब 1 फीट के लगभग बढ़ जाएगा 15 से 20 दिन के बाद में। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो दूध का उत्पादन है, वो 1 लीटर से ऊपर दूध का उत्पादन प्रतिदिन का बढ़ जाएगा करीब 20 दिन के बाद में, यदि हम फीडिंग करवा रहे हैं। तो हम जो टोकन लाभ हो रहा है, मतलब पशुपालन में, गाय या भैंस के लिए भी आप बात करें, एक तरफ तो हमारी फीड की जो कॉस्ट है, वो फीड की कॉस्ट कट हो रही है, और दूसरी तरफ हमें फायदा ये हो रहा है कि जो हमारा दूध का उत्पादन है, तीसरी जो सबसे मुख्य चीज है वो ये है कि हमारा जो दूध का प्रोडक्शन होगा, नेचुरल वे में होगा, यानी उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि अजोला और सर आपका लास्ट में वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस का इशू आ गया है तो दर्शक अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं। कंटिन्यू। जी, आप आखिरी वाला एक बार कंटिन्यू कर देंगे तो दर्शकों के लिए आसान होगा। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ सर कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है, उसके साथ में ये ऑर्गेनिक है एक तरीके से फीडिंग कराने का, जिसमें सबसे बड़ा हो रहा है
कि जो मिल्क उसका प्रोडक्शन पे आएगा वो हेल्थी मिल्क रहेगा। जितने भी ह्यूमन कंजप्शन में मिल्क यूज होगा वो केमिकल मिल्क और इस मिल्क में दोनों में अंतर महसूस करेगा, तो इसका टेस्ट बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी बदल जाएगी। ये सबसे खास बात है। जी, तो आपकी भी जैसे जो कंपनी है उसका नाम है दिशा ऑर्गेनिक साइंस टेक इंडस्ट्रीज, तो मैं इससे समझ पा रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ही है, इसमें कोई भी ऐसा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है और इस चीज का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये दिशा ऑर्गेनिक साइंस टेक इंडस्ट्री जो हमने नाम रखा है ना आरपीजी, ये हमारे दिमाग में एक सपना था किसानों से जुड़ने का, किसानों से दोस्ती करने का। इसका जब आप शॉर्ट फॉर्म देखेंगे ना दिशा ऑर्गेनिक साइंस टेक इंडस्ट्रीज का, तो आपको एक बहुत छोटा फॉर्म नजर आएगा जिसका नाम है दोस्ती। डी मतलब दिशा, और ओ मतलब ऑर्गेनिक, एस मतलब साइंस, टी मतलब टैक, और आई मतलब इंडस्ट्री। तो किसानों से किसानों को मिलाने के लिए और किसानों की लागत को कम करने के लिए उनसे जो दोस्ती का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने दिशा ऑर्गेनिक को डेवलप किया है। और दिशा ऑर्गेनिक का फर्स्ट एंड लास्ट मोटो यही है कि हमें प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों की आय दोगुना करना, और किसानों के लिए जो लागत लग रही है, फील्ड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उसकी कटौती करना, ये हमारा मुख्य ध्येय है। जी, और किसान ऑफ इंडिया भी आपको हम बता दें कि ये खेती किसानी का एक डिजिटल अड्डा है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग जानकारियां मिलेंगी, सिर्फ खाली पशुपालन से लेकर मछली पालन, और इसके अलावा भी चाहे ड्रोन की नई तकनीक हो गई या फिर हम पारंपरिक खेती की भी बात करें कि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में कैसे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है उसकी विधि के बारे में, तो इसका पूरा एक ताना बाना और एक तालमेल मिलेगा। तो इन सब की जानकारी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो और सब्सक्राइब करके ले सकते हैं, और आपके नीचे नंबर भी हमारा फ्लैश हो रहा है जिस पे आप जानकारी पा सकते हैं, जिसमें मैं आपसे खुद कनेक्ट करूंगा व्हाट्सएप के जरिए, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, जो आपको ईमेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही होगी, kisanofIndia.mail@gmail.com। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने दोस्ती का एक बात की, तो इससे पता चल रहा है कि आप काफी टेक फ्रेंडली और सोशल भी, जो चीजें अभी हम चल रही होती है ट्रेंड्स में, उनको भी आप एक तरीके से फॉलो करते हैं, जैसे आपने एक शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म का भी नाम है अभी कि खेती किसानी की डिजिटल पाठशाला, तो इसमें डिजिटली आपने किस तरीके से किसानों से कनेक्ट करने में आपको फायदा मिला है, कि आपने क्या सोर्सेज यूज करे और क्या एक मॉडल यूज किया डिजिटली, अगर हम पूछा जाए तो। सर डिजिटली तो मेरा शुरुआत से एक सपना रहा है, जब से हमने ये पढ़ा और देखा है कि डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग हमारी तकनीकी और हमारे जो विचार हैं और हमारा जो नॉलेज है वो हम लोग ब्रॉडबैंड शेयर कर सकते हैं। और इसको यदि हम लोग हमारा प्लेटफॉर्म यूज करके करें तो डेफिनेटली किसानों को भी फायदा मिल रहा है, और हम लोग हमारी तकनीकी को उन तक पहुंचा भी पा रहे हैं। और इसमें मैंने बहुत तरह के, जैसे सबसे पहले मैं आप ही के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि सर आपका कांटेक्ट भी मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिला है। अब मैंने वहां से आपका कांटेक्ट निकाला है, आपसे संपर्क किया है, फिर आपने इसको एक अच्छा समझकर और इसको लोगों के बीच में या किसानों के बीच में पहुंचाने का एक लक्ष्य बनाया है। तो इस तरह के बहुत सारे माध्यम हैं जो अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम लोग हमारे किसान भाइयों को नई नई तकनीकी, नई नई जानकारियां उपलब्ध करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सच्ची और अच्छी जानकारी समय पे उपलब्ध कराना ये महत्वपूर्ण है। जानकारी उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे बड़ी बात है सच्ची और अच्छी जानकारी समय पे महत्वपूर्ण है कि समय पे उस जानकारी को हम लोग किसानों तक पहुंचाएं, जिससे क्या है कि उसका अत्यधिक लाभ किसान ले सके और अपने खेत को वो इस तरह का प्लेटफॉर्म बना सके जिसमें लागत को कम किया जा सके और आमदनी को बढ़ाया जा सके। सर हमारा जो एक सपना है, हम लोग 3F मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। पहला एफ का मतलब है फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। दूसरा एफ का मतलब है ऑर्गेनिक फीड, जो पशुपालन के लिए काम करेगा। तीसरा हमारा जो मेन मोटो है वो है ऑर्गेनिक फूड। हम लोग इन तीन पे काम कर रहे हैं, और तीसरा मॉड्यूल जनरली हमारा दिसंबर 2022 में लॉन्च हो जाएगा। और हमारा टारगेट ये है कि हम लोग इंडिया को एक साइन इंडिया के रूप में बनाएं, फार्मिंग इंडिया के रूप में बनाएं। जब हमारे पास में इतना पब्लिक और इतना क्राउड है किसानों का, जिनके पास में बेहतरीन उत्पादन है, जैविक उत्पादन है, क्यों ना उसको पूरे विश्व के अंदर हम लोग हमारी आइडेंटिटी बना के पहुंचाएं। क्योंकि हमारे पास जो हमारा पावर है वो हमारा किसान ही पावर है। आज हम लोग बात करें प्रसंस्करण की या तकनीकी की,
तो हमारे किसानों का जो प्रसंस्करण और तकनीक है, आज कोविड की भी आप बात करें कि यदि हर्बल नहीं होता, आयुर्वेद नहीं होता, तो इंडिया इन समस्याओं से जूझ रहा होता, ये अकल्पनीय था। तो मेरा कहना इतना है कि हम लोगों को फार्मिंग और फार्मर दोनों के लिए सोचना है, और जितनी मदद हम लोग जिस भी तरीके से फार्मर की कर सकते हैं, चाहे वो तकनीकी के द्वारा हो, हमारे नॉलेज के द्वारा हो, हमारे फाइनेंशियल हो, या हमारा और किसी भी तरह की मदद हो जो हम लोग किसानों तक कर सकते हैं, हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि हमारा साइन इंडिया तभी होगा जब हम लोग किसानों को आगे लेके आएंगे और किसानों के जो प्रसंस्करण है उनको देशव्यापी और विश्वव्यापी पहचान दिलाएंगे। जी, और किसान ऑफ इंडिया भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हमारे साथ ऐसे अलग अलग जगह से जो किसान जुड़ेंगे तो वो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो काफी एनरिच भी होगा, और जो किसानों तक जो सही जानकारी पहुंचनी चाहिए उसको एक तरीके से प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो उस जानकारी का फायदा उठा के अपनी आय में इजाफा भी कर सके, और उनकी जो नॉलेज है खेती से रिलेटेड उसमें भी वृद्धि हो। तो गजानन जी, इसमें अगला मेरा जो सवाल है वो इसी चीज पे रहेगा कि जैसे कि हम जो जानकारी की बात करते हैं, तो जो अजोला की खेती है इसमें कौन सी ऐसी जो चीजें हैं जिनका किसानों को ध्यान रखना चाहिए जब वो उसकी खेती कर रहे हैं। और इसी में दूसरा पॉइंट कि जब पशुपालक भी अगर अजोला का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हरे चारे में, तो उनमें किन जो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनको ध्यान या रख रखाव में जरूरी है कि उनको पता हो कि जब वो इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए वो फायदेमंद हो। सबसे पहले मैं उत्पादन की तकनीक बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को। किसान भाइयों को अजोला उत्पादन के लिए जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उसमें सबसे पहली बात है कि उनको एक क्यारी का निर्माण करना पड़ता है। तो वो बनी बनाई क्यारियां जिस तरह की आप अभी पिक्चर्स में दिखा पा रहे हैं, उस तरह की बनी बनाई यदि क्यारियां वो बाजार से ले सकें तो वो क्यारियां बाजार में उपलब्ध हैं, वो क्यारियां बाजार से ले सकते हैं। और यदि वो क्यारियां नहीं ले पाते हैं, किसी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं या कहाँ कहीं उनकी सुविधाएं नहीं है, तो वो ये भी कर सकते हैं कि इन क्यारियों को अपने घर पे निर्माण भी कर सकते हैं। वो सीमेंटेड क्यारियों के रूप में उनको निर्माण करना पड़ेगा। क्यारी का जो आकार है वो उनको तय करना पड़ेगा पशु के आधार पे, और एक स्टैंडर्ड आकार है 12 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 1 फुट ऊंची। इस तरह की क्यारी उनको बनी बनाई या तो बाजार से लेना है या फिर अपने खेत पर निर्माण करना है, जो सीमेंटेड या कंक्रीट से वो बनाकर कर सकते हैं। जब इस क्यारी का निर्माण वो कर लें, 12x6x1 की क्यारी, 12 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई और चाहिए, उसके बाद में उनको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो छनी हुई मिट्टी चाहिए जो उनके खेत पर उपलब्ध है, और दूसरी उनको ताजा गोबर चाहिए किसी भी पशु का, चाहे उसमें गाय हो या भैंस हो। गाय या भैंस का गोबर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत कम मात्रा में उसकी आवश्यकता पड़ती है। करीब 2 से 3 किलो कच्चा गोबर जो 2 से 5 दिन या 10 दिन पुराना है, उस गोबर का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले छनी हुई जो मिट्टी है वो करीब 200 से 250 किलो मिट्टी हम लोगों को छान कर करीब जो हमारा फार्म है उसमें 1 फीट नीचे से निकाल कर पहले उसको पोलराइजेशन कर लें। पहले उसको हम लोग धूप में थोड़ा सा सूखने दें। सूखने के बाद में उस मिट्टी को छान लें, और छानने के बाद में उस मिट्टी की 1 इंच की एक लेयर बना दें उस बेड के अंदर। यदि आप बनी बनाई बेड लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी लागत कम हो जाएगी, आपको समय कम लगेगा, और आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। 1 इंच मिट्टी को आपको इसके अंदर परत बना के बिछा देनी है छान कर। उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 या 3 किलो जो गोबर है उस गोबर को पानी में घोल लेना है, और घोल कर उस मिट्टी के ऊपर आपको छिड़क देना है। वो पानी करीब 15 लीटर होना चाहिए, और गोबर जो होगा वो 2 से 3 किलो होगा। उसका एक लिक्विड फॉर्म बना के और उस मिट्टी के ऊपर अपने को छिड़क देना चाहिए, और करीब 1 दिन की धूप लगने के लिए हमको इसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में हमें इसके अंदर 4 से 5 इंच पानी भरना है, जो हमारा ट्यूबवेल का पानी हो सकता है, बोरिंग जो हमारे मतलब कहीं से हम लोग सोर्स कर रहे हैं पानी, टैंकर का पानी हो वो भी हो सकता है, या नेचुरली बरसात का पानी भी हो सकता है। किसी भी तरह का पानी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसकी ग्रोथ पे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 4 से 5 इंच इसमें पानी भर देना है, और पानी भरने के बाद में हमें मदर सीड अजोला की जरूरत पड़ेगी, जो हमें किसी भी कृषि अनुसंधान संस्थान से मिल सकता है। लेकिन हमें इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमें जो बीज का इस्तेमाल करना है
वो बीज बहुत गुणवत्ता वाला होना चाहिए और उसकी वेराइटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि बिना गुणवत्ता वाला बीज हमने इस्तेमाल किया तो हमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो हमारा अजोला का उत्पादन है, वो अजोला का उत्पादन शुरुआत में तो होगा, लेकिन बाद में कोई भी उसमें इंसेक्ट आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे और वो अजोला सीड डेड हो जाएगा। इसलिए हमें अजोला सीड को जो सोर्स करना है वो कोई अच्छे संस्थान से सोर्स करना है। और इस क्यारी के लिए 12 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई और 1 फीट ऊंचाई वाली क्यारी के लिए आपको 2 किलो अजोला बीज की जरूरत पड़ेगी। जब आप 2 किलो अजोला बीज को ले लेंगे, इस क्यारी में आपको मुट्ठी में अजोला बीज को भर के, यानी अजोला बीज और अजोला पत्ती ये दोनों अलग अलग नहीं होती, ये दोनों एक ही होती है। बीज के रूप में आप इसको अलग ना समझें, जो अजोला पत्ती है वही अजोला बीज है। इसको हम लोगों को मुट्ठी में गजानन जी, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज दर्शकों को क्लियर करने के लिए चाहता हूँ कि जैसे आपने बीज की बात करी इसमें, तो इसमें जी, देसी बीज का इस्तेमाल करना चाहिए या हाइब्रिड बीज का, और उसमें भी कोई ऐसे स्पेसिफिक किस्म है जिसकी आप अजोला की खेती में अगर उस किस्म को लगाते हैं तो ज्यादा पैदावार मिल सकती है? ये अच्छा प्रश्न है सर, क्योंकि जो हमारे किसान भाई है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो हमेशा हम्म। कई बार फ्लिपकार्ट, अमेजोन इन जगह से भी बीज का ऑर्डर कर देते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बीज का ऑर्डर मत करिएगा। यदि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बीज का ऑर्डर करेंगे तो पहुंचते पहुंचते आप तक खराब हो जाएगा, और जो आपका लगने वाला पैसा और समय है वो दोनों बेकार होगा। और यदि आप ऑर्डर कर भी रहे हैं ऑनलाइन, तो प्लीज एक बार उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रिव्यू देखिएगा प्रोडक्ट का। यदि प्रोडक्ट का रिव्यू बढ़िया है, यानी 100 में से कम 80-85 किसान ऐसे बोल रहे हैं कि ये चीज बढ़िया हमारे तक पहुंची है, तो ही उसकी खरीद करें, नहीं तो उसकी खरीद ना करें। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीज हाइब्रिड या जनरल देसी दोनों एक ही है। आपको कोई कंफ्यूज करता है, किसी तरह से आपको मिथ्या वादा करता है, मिथ्या बात करता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली पूरे इंडिया में दो तरह की वेराइटी अवेलेबल है अजोला सीड की, एक माइक्रोफिला है और एक पिनाटा है। जनरली जितने भी जगह अवेलेबल है वो क्रॉस ब्रीड अवेलेबल है, जिसमें माइक्रोफिला और पिनाटा का क्रॉस ब्रीड अवेलेबल है। लेकिन हम लोगों को कोई यदि माइक्रोफिला कह के दे रहा है तो भी हम उनसे ले सकते हैं, और पिनाटा कहकर दे रहा है तो भी हम उससे खरीद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये जो अजोला का बीज है, ये एनाकुलम है, पत्ती है, जिसमें नीचे की तरफ जड़ें रहती हैं, और जो जड़ें होंगी वो हल्की भूरी रंग की होनी चाहिए। काली पड़ी हुई जड़ों का इस्तेमाल हमें अजोला के बीज के रूप में नहीं करना चाहिए। यदि काली पड़ी हुई जड़ों का इस्तेमाल हम लोग अजोला बीज के रूप में करेंगे तो अजोला की ग्रोथ रेट कम आएगी। और इस अजोला की अवेलेबिलिटी पूरे इंडिया में है। आपको विश्वसनीय संस्थान जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके पैरामीटर और आपके पैमाने में खरा हो, उससे आप अजोला सीड परचेज कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अजोला की खरीद करते समय पैसे को अहमियता न देकर चीज को अहमियता देकर ले, ताकि आपको वो चीज लंबे समय तक चले और आपका उत्पादन प्रभावित न हो। जी। और आपके जो बेड है उसकी कीमत कितनी आती है, अगर किसान जैसे रेडीमेड पूरा अगर वो बेड लेना चाहेगा तो पर बेड? सर ये मॉडल अलग अलग बनाए हुए हैं, ये फार्मर के एनिमल्स के हिसाब से मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। हम लोग फिलहाल 3 मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं। एक मॉड्यूल है हमारा, वो उसकी लंबाई 10 फुट है, 4 फुट चौड़ाई है और 1 फुट ऊंचाई है। एक मॉड्यूल है हमारा 12 फुट लंबाई, 4 फुट चौड़ाई, 1 फुट ऊंचाई। और एक मॉड्यूल जो मैंने अभी जिक्र किया, 12 फुट लंबाई, 6 फुट चौड़ाई और 1 फुट ऊंचाई। इन तीनों मॉड्यूल की जो लागत है वो तीनों की अलग अलग है। जैसे 10-4-1 वाला जो मॉड्यूल है, वो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया कहीं भी कोई किसान मंगाता है, उसकी मंगाने की जो संख्या है वो यदि 5 की क्वांटिटी में है, तो हम किसान भाइयों को एक हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि वो फार्मर है, व्यवसाय नहीं है। तो हम लोग उनको कुछ तरह का डिस्काउंट अवेलेबल करवाते हैं। वो 1 यूनिट की कॉस्ट है 4600 रुपया, तो 5 यूनिट की कॉस्ट है 23,000 रुपया। इस 23,000 रुपए पे 30% का डिस्काउंट है केवल फार्मर्स के लिए, एक शहर में 5 किसानों के लिए। एक कोई भी जिला है उसमें 5 किसानों के लिए हम लोगों ने इस लागत को कम करके किसान भाइयों को सुविधा मुहैया कराने के लिए पैन इंडिया में समस्त खर्चों सहित 4600 रुपए की लागत पे 30% का छूट दे रखा है। ये 10-4-1 की कैरी का साइज है। 12-4-1 की कैरी की साइज की प्राइस है 5,000 रुपया। इसमें अजोला सीड भी हो गया,
उसके ऊपर रूफ भी हो गया, बेड भी हो गया, सब कुछ हो गया। और इसमें भी 30% की छूट है, केवल एक शहर में 5 किसानों के लिए। और 12/6 की जो क्यारी है उसकी लागत है 6,500 रुपया। उसमें भी 30% की छूट है, एक शहर में 5 किसानों के लिए। लेकिन हमें उन किसानों को प्रूफ देना पड़ेगा कि वो वाकई में किसान है या पशुपालक है। जी, और पर बेड अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं इससे? ये तीनों क्यारियों में क्या रहता है अस्सी सर की जो अजोला बेड की क्यारी है वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्रोडक्शन देती है। यदि पर स्क्वायर मीटर जो एरिया है उसके हिसाब से इसका प्रोडक्शन आता है। तो पर स्क्वायर मीटर में जो प्रोडक्शन है वो 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक रहता है। और ये जो इतना बड़ा अंतर है 200 से 400 के बीच में, ये अंतर इसलिए होता है, कई बार कहीं पे क्लाइमेट सपोर्ट करता है, कहीं पे थोड़ा कम सपोर्ट करता है, कहीं पे और ज्यादा करता है। तो जहां बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है और किसी तरह के कोई कारण नहीं बनते हैं इसकी ग्रोथ को प्रभावित करने के, तो यहाँ 400 ग्राम पर स्क्वायर मीटर का भी प्रोडक्शन आ जाता है। और कहीं जहीं प्रभावित करता है क्लाइमेट, यानी पर्यावरण की वजह से कोई दिक्कत रहती है, तो 200 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर का भी प्रोडक्शन रहता है। तो 2 10 4 एक क्यारी है, उससे हमारा प्रोडक्शन 1 किलो के लगभग होता है अजोला का प्रतिदिन। 12/4 की क्यारी से 1.25 किलो से 1.5 किलो होता है। और 12/6 की क्यारी से 2 किलो के लगभग प्रोडक्शन होता है प्रतिदिन का। जी, तो आपने इसमें जैसे क्लाइमेट की बात करी, तो इसके लिए क्या एक एप्रोप्रिएट क्लाइमेट होना चाहिए? और साथ में मैं इसी में एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा कि ये क्या हम इसको पूरे साल कर सकते हैं इसकी खेती, या फिर ये सीज़नल है कि कुछ इसका एक पर्टिकुलर समय है जिसमें इसकी खेती करनी चाहिए? नहीं, पूरे साल भर इक्वल चलेगा सर। कभी भी इसकी खेती कोई भी आधार पे प्रभावित होने वाली नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात तीनों सीजन में किसान इसका उत्पादन इक्वल रूप में ले सकता है। कुछ एक कारण है जहाँ पे क्लाइमेट ज्यादा सपोर्ट करता है। जैसे मैं बताऊं कि कई ऐसी जगह है भारत में जहाँ पे जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 18 डिग्री से लेके और 28 डिग्री के बीच में बना रहता है। वहां पे इसका उत्पादन 3 किलो प्रति इकाई से भी ज्यादा हो सकता है प्रतिदिन का। कारण ये है कि वो एकदम बिल्कुल न्यूट्रल टेम्परेचर है जो किसी भी चीज की ग्रोथ को प्रभावित करता है। जिसमें पुणे को हम लोग ले सकते हैं, नागालैंड को ले सकते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश के भी कुछ एरिया को ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे 18 से लेकर 28 डिग्री के बीच में टेम्परेचर बना रहता है। कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे राजस्थान है, जैसे हम लोग बात करें साउथ का तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, कर्नाटका है, ऐसी जगह पे तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। राजस्थान में तापमान बहुत कम भी हो जाता है। हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है या उत्तराखंड है, वहां टेम्परेचर और भी लो चला जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था करी है कि जब हमने इकाई का निर्माण किया तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक रूफ दिया है। तो उसको देने के कारण जो अधिक टेम्परेचर है उसको हम लोग कम से कम 10 से 15 डिग्री कम कर सकते हैं उस रूफ को लगाने के कारण। जिससे क्या है, उसका उत्पादन प्रभावित नहीं होता। और यदि प्रभावित होगा भी तो उतना प्रभावित नहीं होगा जितना प्रभावित होना चाहिए। और ये बेस्ट टेक्नोलॉजी इसीलिए है, इसीलिए फार्मर इसको एडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें जितनी भी तकनीकी समावेश होने चाहिए थे वो सारे तकनीकी का समावेश इसमें किया गया है। जी, आखिरी जो मैं आगे आपसे जो कुछ सवाल और मेरे जो बचे हैं उनको पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये अभी एक लाइव चैट में एक लिंक भी भेजा है यूट्यूब का, जिसमें आप अज़ोलो का बेड लगाने को पूरा समझ भी सकते हैं साथ में कि कैसे हमें ये पूरा बेड लगाना चाहिए और इसको कैसे फिर इसमें खेती का जो हार्वेस्टिंग है वो भी करने का उसमें पूरा तरीका है, जो गजानन जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आपने मुझे अभी ऑफ द एयर बताया था कि आपका जो पॉट्स वाला जो बिजनेस है वो आपकी वाइफ संभालती हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा अगर दर्शकों को बताना चाहें कि वो कैसे शुरू हुआ और कैसे उसमें भी आपको फायदा मिल रहा है, कि साथ साथ खेती के साथ साथ अगर इसका बिजनेस भी एंगल हम देखें तो उसको कैसे लोग अपना सकते हैं? अर्पित जी, आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने ऐसा समझिए ना कि मेरे एक सपने को आपने पूछ लिया। मैं आपको बताऊं, ये जिक्र है 2007 का। 2007 में जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमारे मन में एक प्रश्न चल रहा था कि यार हमारे जितना भी एक्टिविटीज हैं या जितने भी तरह के काम हैं वो सारे गाँवों से जुड़े हुए हैं। तो ना तरह की एक्टिविटी करें जो बच्चों में कल्चर डेवलप कर सके। आज जो शहरों में बच्चे हैं, जिन बच्चों की टिल टाइम एज 12 ईयर से नीचे है, चाहे वो मेल है फीमेल है, लड़का है या लड़की है,
नॉट डिपेंड। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ सर, बच्चों को ये तक भी नहीं पता लग रहा नेचर का कि कौन सी चीज कैसे उगती है। उन्हें ये नहीं पता बच्चों को कि आलू कंद की फसल है या जमीन के ऊपर होता है, तरबूज किसी पेड़ पे लगता है या फिर बेल का फल है। मतलब ये बहुत सारा जो कल्चर हमारे से मिसिंग हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी जो कल्चर मिसिंग हो रहा है, वो कल्चर डेवलप करने के लिए 2007 में हमारे एक सपने की हमने शुरुआत करी थी। और ये सपने की शुरुआत थी, जो शहरों की जो छतें हैं, वो छतें हमने हमेशा महसूस किया, जो छतें हैं वो शहरों के अंदर हमेशा खाली रहती हैं। और उन छतों पे हमारा जो बिजी शेड्यूल है, वो हमें केवल दीपावली और मकर संक्रांति पे जाने के लिए मजबूर करता है। या ज्यादा हम लोग बात करें तो विंटर सीजन में हम लोग उन छतों पे जाते हैं, बहुत कम समय के लिए। या कभी हमें लगता है कि पानी की टंकी की सफाई करनी है, तब हम छतों पे जाते हैं, तो उस छत का उपयोग नहीं हो रहा। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, समर टाइम में ये हालत हो जाती है रूम्स की, जो छत के नीचे वाले जो रूम्स होते हैं, उनका टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री बढ़ जाता है। अब आप यदि हर चीज का इलाज यदि आप एयर कंडीशनर से करना चाहें, एयर कंडीशन से करना चाहें, तो वो संभव नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा। तो हम लोगों ने एक शुरुआत शहरों की जो छतें हैं, उन छतों को ग्रीन करने के लिए की है, कि छतों पे किस तरीके से शहरों में रहने वाले लोग, जिनके पास में शनिवार और रविवार का समय होता है, या ओकेजनली इस तरह की छुट्टियां आती हैं, जिन छुट्टियों का वो उपयोग कर सकते हैं और अपनी छतों पे विभिन्न तरह की सब्जियां लगा सकते हैं, जिसमें भिंडी है, बैंगन है, मिर्ची है, गोभी है, पत्ता गोभी है। मैं आज आपकी वीडियो से मैं मैसेज नहीं दे पा रहा, यदि मैं आपको वीडियो भेजूं तो आप ताजुब करेंगे। जयपुर में ऐसी ऐसी शहर की छतें हैं, जिन छतों पे लोगों ने 2-2 ढाई-ढाई किलो की गोभी का उत्पादन किया है, शहरों की छतों पे। और ऐसा कल्चर डेवलप हुआ है कोविड के अंदर, कि लोगों ने इंडिविजुअली अपना इनिशिएटिव लेके और इस काम को आगे बढ़ाया है। तो ये जो भविष्य है, यदि हमारे किसान भाई इसमें अपना कुछ भविष्य खोजते हैं, तो मैं किसान भाइयों को मेरा एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्टिंग को शहरों में बिक्री कर सकते हैं। विभिन्न तरह की आप सब्जियों की पौध तैयार करके शहरों में रहने वाले शहरी लोगों को दे सकते हैं। या इस तरह की जो बेड हम बता रहे हैं, इन बेड का आप एक बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते हैं, जो शहरों के अंदर छतों को ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए मोटिवेट करेगा। और कोविड ने ये बहुत अच्छे ढंग से सभी लोगों को समझाया है, और ये इनिशिएटिव मेरी वाइफ ने बहुत एक अच्छे ढंग से लिया है, जिससे मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी, मैं आपको एक और बात आप बताना चाहता हूँ। आपने जैसे कहा कि आजकल के जो नए हमारे छात्र हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन-सी फसल कंद की है या एग्रीकल्चर की, अगर हम पूरा एक सब्जेक्ट की बात करें, तो उनको नॉलेज नहीं होती है। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 9 फरवरी को ये फैसला लिया है कि एग्रीकल्चर जो एक एस्पेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनको अब एज़ अ सब्जेक्ट एनसीईआरटी की बुक्स में जोड़ा जाएगा, जो 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक रहेगा। और 11th और 12th की भी सब्जेक्ट्स में एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। तो मुझे ये लगता है कि जब एक सब्जेक्ट आपके, जब एक एग्रीकल्चर पूरा बुक्स में या टेक्स्ट बुक्स में जब आ जाएगा, तो उससे काफी लोगों का इंटरेस्ट दोबारा भी बढ़ेगा खेती किसानी की तरफ, जिसको एक तरीके से लोग अभी तक ऐसा भी देखते आ रहे हैं, धारणा रही है कि ये कि एक फायदेमंद सौदा नहीं है और एक तरीके से इसमें हम अपना करियर नहीं बना सकते, क्योंकि हमें एक बहुत ही लोअर लेवल पे ही जाके ही खेती ही करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है, हम उसको एक एग्री बिजनेस की तरह भी देख सकते हैं या एक एग्री स्टार्टअप की तरह भी देख सकते हैं, जिसमें सोशल मीडिया और जो हमारा वेबसाइट, अगर हम बात करें डिजिटली, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। उसको एक इन्हेंसमेंट या हम करें उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की तरह है। तो गजानन जी, मेरा आखिरी बस आपसे एक सवाल रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ इमेजेस शेयर करी है जो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, जिसमें आप अवार्ड्स ले रहे हैं अलग अलग। तो आप कुछ इन अवार्ड्स के बारे में बताना चाहें कि आपको ये कब मिले। और आपने एक मेरे साथ इमेज शेयर करी थी कि जिसमें आपके साथ जो हमारी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी थी। तो ये अवार्ड्स के बारे में आप बताइए कि कैसे आपको अवार्ड मिले और आपका सबसे जो आपको पसंदीदा अवार्ड कौन सा है। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मुझे जो अवार्ड और रिवार्ड दोनों मिले हैं, वो सारे मेरे पसंदीदा अवार्ड और रिवार्ड हैं। आज आपसे मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है, क्योंकि इसका जी। सबसे आउटकम निकलेगा, वो आउटकम किसानों तक नॉलेज का निकलेगा।
मेरी जिंदगी में मेरा जो सपना है ना, वो इन अवार्ड और रिवार्ड से बड़ा ये है। अवार्ड और रिवार्ड तो मुझे 2007 से मिलना प्रारंभ हो गए थे, जब मैंने इसमें इनिशिएटिव लिया और काम करे। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड रहा मेरी जिंदगी का, जिसने मेरी जिंदगी को बदलने का काम किया, वो एक राजस्थान का अवार्ड है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और न्यूज चैनल है, जिसका नाम है A1 टीवी। और उसका वो अवार्ड है राम राम सा अवार्ड, भूमिपुत्र अवार्ड के नाम से वो 2018 में हुआ था। उसने मुझे अजोला के लिए, अजोला का उत्पादन करने के लिए पूरे इंडिया में पहली बार इस तरह का अवार्ड मुझे दिया था, जिसका उत्पादन करने के लिए मुझे अवार्ड से नवाजा था। वो मेरे लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला विषय था, और वो दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस दिन जो मैंने अवार्ड लिया था, वो अवार्ड मेरी जिंदगी को एक आगे की तरफ मूवमेंट देने के लिए बहुत बड़ा अवार्ड था मेरे लिए। एक चीज इसके साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अवार्ड, यदि आपका सहयोग रहा, किसानों के साथ कदम ताल करने का मौका मिला, तो ये अवार्ड मिलते चले जाएंगे, क्योंकि इस देश में 15 करोड़ फार्मर फैमिलीज हैं, और हर फार्मर की जो फैमिली, वो फैमिली के साथ जुड़ना ही हमारा अवार्ड और रिवार्ड है। यदि हम जिंदगी में उन लोगों से कनेक्ट हो पाए, उन तक हमारी तकनीकी, हमारे सुझाव, हमारा ज्ञान पहुंचा पाए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और रिवार्ड रहेगा। आज अर्पित जी, आपसे जुड़ के मैंने मेरे जिंदगी में एक और अवार्ड और रिवार्ड दोनों क्रिएट कर लिए हैं मेरी जिंदगी के अंदर। जी, और हमने भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो किसानों के पास पहुँचनी चाहिए, वो एक इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और जो हमारा शो है, उसका नाम है खेती किसानी की डिजिटल पाठशाला, इसके ज़रिए हमने ये जानकारी पहुँचाई। गजानन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आखिर में मैं सारे किसान भाई जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपके नीचे फ्लैश हो रहे होंगे हमारा जो व्हाट्सएप पे नंबर है, उस पे आप मुझे कोई भी किसी भी विषय में खेती से जुड़े आपको जानकारी चाहिए, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गजानन जी से अगर आपका कोई सवाल है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग-अलग खेती किसानी से जुड़ी विषयों पर हमारे ऐसी ही बातचीत और इसके अलावा वीडियोस भी मिलेंगी, जिसमें हम पूरे देश भर के अलग-अलग जगह से किसानों से मिलते रहते हैं और उनके अनुभव आप सबसे साझा करते रहते हैं, जिससे आपको फायदा मिल सके। तो गजानन जी, आखिर में बहुत-बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया पे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।